कैसे कर्नाटक के रेलवे स्टेशन पर फल बेचने वाले एक लड़के ने 10,000 करोड़ का घोटाला किया और उसके बाद सरकार को इसको लीगल मानना पड़ा। इस स्कैम का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था, जिसने इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया। अब्दुल करीम तेलगी का जन्म 1961 में कर्नाटक के बेलगाम शहर के खानपुर में हुआ था। अब्दुल करीम तेलगी के पिता भारतीय रेलवे में नौकरी करते थे, जिसके कारण फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। जब अब्दुल 7 साल का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उसकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई, जिसके कारण अब्दुल और उसके दोनों भाइयों ने मिलकर रेलवे स्टेशन पर एक फल सब्जी बेचने का ठेला लगा दिया, जिससे वो अपना पेट भरने जितना पैसा जमा कर पाते थे। जिसकी वजह यह थी कि जिस रेलवे स्टेशन पर इन्होंने अपना ठेला लगा रखा था वहाँ पर दिन में 12 ही ट्रेनें रुकती थी। अब्दुल का पढ़ने लिखने में बहुत मन लगता था, जिसके लिए उसने खानपुर के एक अच्छे स्कूल सर्वोदय विद्यालय में एडमिशन ले लिया और इसका पूरा खर्चा फल बेचकर उठाने लगा। अब्दुल करीम तेलगी अपने शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है और बीकॉम की डिग्री कंप्लीट करता है और उसके बाद जॉब करने की सोचता है। अब्दुल करीम तेलगी पढ़ा लिखा होने के कारण उसे आसानी से कई जगह पर जॉब मिल गई, पर उसके मन मुताबिक जॉब न होने के कारण उसका जॉब में मन नहीं लगता था, जिसके कारण उसे कई बार जॉब से भी निकाल दिया गया। अब्दुल नई जॉब की तलाश में बम्बई आ गया और बम्बई आकर उसके सिर पर जल्दी से जल्दी पैसे कमाने का भूत सवार हो गया, जिससे वो अपने सारे सपनों को पूरा कर सके। अब्दुल ने बम्बई में बहुत सी जॉब की, पर उसके आलसी बिहेवियर और टारगेट को पूरा न कर पाने के कारण उसे जॉब से कई बार निकाल दिया जाता था। अब्दुल ने सऊदी अरेबिया के बारे में सुना, जहां उसके दोस्तों ने जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा लिया था। अब्दुल सऊदी अरेबिया जाने का सोचता है और वहां जाकर 7 साल तक काम करता है और बहुत अच्छा पैसा कमा लेता है। यह पैसा अब्दुल को जिंदगी जीने के लिए काफी था, पर उसे अपनी अय्याशियों को पूरा करने के लिए और भी पैसे की जरूरत थी, जिसके लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसने सऊदी अरेबिया में काम करते हुए एक बात को नोटिस किया कि सऊदी अरेबिया में बहुत से लोग पैसा कमाने और काम के लालच में आते हैं, पर कुछ लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते, जिसके कारण वो सऊदी अरेबिया नहीं आ पाते। अब्दुल करीम तेलगी वापस बम्बई आकर अरेबियन मेट्रो ट्रेवल्स नाम की एक एजेंसी खोलता है। यह कंपनी ऐसे लोगों को टारगेट करती थी जिनके पास सऊदी अरेबिया जाने के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते थे। अब्दुल ऐसे लोगों को फेक पासपोर्ट, वीजा, इमिग्रेशन सर्टिफिकेट बनाकर देता था। यह काम इतने बेहतरीन तरीके से होता था कि इमिग्रेशन में कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं जाता था। साल 1991 में पुलिस को अब्दुल के इस काम के बारे में पता चल जाता है और पुलिस अब्दुल को पकड़ लेती है। जेल जाने के बाद सबकी जिंदगी खराब हो जाती है, पर जेल जाने के बाद अब्दुल की जिंदगी एक नया मोड़ ले लेती है। जेल में अब्दुल की मुलाकात राम रतन सोनी से होती है, जो कई बार अपनी क्राइम हिस्ट्री के कारण जेल के कई चक्कर काट चुका था। राम रतन सोनी कोलकाता में फेक स्टैम्प पेपर बेचने का काम करता था और इसमें उसने कई सारे फ्रॉड्स भी किए थे। साल 1952 में जब ये दोनों बाहर आते हैं तो अब्दुल करीम तेलगी भी राम रतन सोनी के साथ मिलकर काम करने लगता है। कुछ समय के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और अब्दुल करीम तेलगी राम रतन सोनी का साथ छोड़ देता है। अब्दुल और ज्यादा पैसा कमाना चाहता था, जिसके लिए उसके दिमाग में फेक स्टैम्प पेपर बनाने का आइडिया चल रहा था। भारतीय कानून में स्टैम्प पेपर बहुत ज्यादा अहमियत निभाता है। कभी भी दो व्यक्तियों के बीच यदि कोई एग्रीमेंट होता है, उसके डॉक्यूमेंट के लिए स्टैम्प पेपर का यूज किया जाता है। प्रॉपर्टी की डील से लेकर बिजनेस से कॉन्ट्रैक्ट, लीगल केसेस सभी पेपर में बनाए जाते हैं। अब्दुल करीम तेलगी ने राम रतन सोनी के साथ रहकर फेक स्टैम्प पेपर बनाने का कंप्लीट बिजनेस समझ लिया था। अब्दुल यह भी जान चुका था कि इस बिजनेस में कई कमियां हैं। अब्दुल सरकारी कर्मचारियों से मिलकर स्टैम्प पेपर के लाइसेंस को हासिल कर लेता है, जिससे वो अपने काम को बिना डर के कर सके। वो इंडियन सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस में अपनी पहचान बनाता है। वहाँ से उसे पता चलता है कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस अपनी पुरानी और खराब हो चुकी मशीनों को नीलाम करती है, जिसमें से कुछ लोग पैसा कमाने के लिए उन मशीनों को खरीद लेते हैं और कबाड़ में बेच देते हैं। नासिक सिक्योरिटी प्रेस में हुई ऐसी नीलामी में अब्दुल करीम तेलगी बहुत बड़ी बोली लगाकर मशीन को खरीद लेता है। इसके बाद उसने सिक्योरिटी प्रेस के कुछ ऑफिशियल्स को रिश्वत देकर मशीन को ठीक करवा लेता है। साथ ही मशीन में यूज होने वाले पेपर और इंक को भी हासिल कर लेता है। अब्दुल करीम तेलगी असली स्टैम्प पेपर के साथ नकली स्टैम्प पेपर को मिलाकर बेचने लगता है। उसने स्टैम्प पेपर को बेचने के लिए 350 से ज्यादा MBA के स्टूडेंट्स को रखा था। जहां इन स्टैम्प पेपर की जरूरत होती थी, वहां यह मार्केट रेट से कम रेट पर
इन स्टैम्प पेपर को बेचते थे। अब्दुल करीम तेलगी 5 सालों तक ऐसा ही करता रहा और उसके पास करोड़ों की संपत्ति हो गई। अब्दुल करीम तेलगी ने भारत के 25 राज्यों के 70 शहरों में अपने इस धंधे को फैला दिया था। सोचने की बात तो यह है कि यह सब करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी पकड़ा क्यों नहीं गया। अब्दुल करीम तेलगी पैसा देने में एक्सपर्ट था। वो जानता था कि अपना काम करवाने के लिए किसको कितना पैसा देना है। अब्दुल करीम तेलगी के ऊपर 25 से ज्यादा FIR दर्ज की गई थी। अब्दुल पैसे के दम पर पुलिस ऑफिसर और पॉलिटिशियन को खरीद लेता था। अब्दुल उन्हें हर महीने अपना मुंह बंद करने के लिए सैलरी देता था। एक असिस्टेंट पुलिस इन्वेस्टिगेटर जिसकी तनख्वाह 9,000 थी, अब्दुल करीम तेलगी ने उसे इतने पैसे दिए थे कि उसकी पूरी संपत्ति 100 करोड़ से ज्यादा की हो गई थी। मुंबई के DCP प्रदीप सावंत पर भी इस केस में शामिल होने का आरोप लगा था, पर सबूत न मिलने के कारण इस केस को खारिज कर दिया था। अब्दुल करीम तेलगी के पास इतनी सारी संपत्ति थी जिसका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। आप इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि अलग अलग वेबसाइट पर इसका एस्टीमेट 10,000 करोड़ से लेकर 1 लाख करोड़ के बीच दिया जाता है। अब्दुल को डांसिंग बार में जाकर पैसे उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक था। कहते हैं कि उसने एक बार तरन्नुम खान नाम की एक डांसर के साथ एक रात बिताने के लिए 93 लाख का खर्चा किया था। अब्दुल को खुद भी पता नहीं था कि उसने इस स्कैम से कितने पैसों को कमा लिया है। इसके बाद अब्दुल करीम तेलगी का बुरा वक्त शुरू होता है। 9 नवंबर 2001 में बेंगलोर पुलिस एक स्टैम्प पेपर से भरा हुआ ट्रंक पकड़ लेती है। उन्हें लग रहा था कि यह स्टैम्प पेपर कहीं से चुराए गए हैं। जब उन्हें पता चला कि यह सब स्टैम्प पेपर फेक हैं, तो उनके होश ही उड़ गए। बेंगलोर पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन करने लगी और वो इसके मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी तक पहुंच गई। यदि अब्दुल करीम तेलगी को पता होता कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो वो उनको पैसे देकर पुलिस वालों का मुंह बंद कर देता, पर किस्मत के कारण अब्दुल करीम तेलगी भागने में कामयाब हो गया। अब अब्दुल करीम तेलगी का काला धंधा और दिनों तक नहीं चलने वाला था। कहीं से खबर मिलती है कि अब्दुल करीम तेलगी अजमेर शरीफ की दरगाह पर जाने वाला है। वहाँ से पुलिस अब्दुल को पकड़ लेती है और उसे जेल में डाल देती है। इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए SIT का गठन किया जाता है। इसके बाद पूरा केस पुलिस डोमेन के अंदर आ जाता है, जिसके कारण अब्दुल के पीछे से मदद करने वाले लोगों के हाथ बंद जाते हैं। SIT अब्दुल का नार्को टेस्ट करवाती है, जिसमें तेलगी कई पुलिस ऑफिसर्स और गवर्नमेंट के अधिकारियों और बॉलीवुड के कई एक्टर्स का नाम भी लेता है। उनके खिलाफ सबूत न होने के कारण उन पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाती। रहस्यमय तरीके से SIT के एक ऑफिसर की मौत हो जाती है और सारा केस CBI के हाथों में चल जाता है। CBI अब्दुल करीम तेलगी की 35 प्रॉपर्टियां खुलासा करती है जो भारत के अलग अलग शहरों में थी। अब्दुल के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स थे और हर एक अकाउंट में करोड़ों पैसे जमा थे। 2006 में आखिरकार अब्दुल करीम तेलगी को 30 साल की जेल 230 करोड़ का जुर्माना लगता है। अब्दुल करीम तेलगी के क्राइम के हिसाब से उसकी जेल और उसका जुर्माना बहुत कम था। 11 साल बाद 20 अक्टूबर 2017 को बेंगलोर की जेल में अब्दुल करीम तेलगी की मौत हो जाती है। आज तक यह पता नहीं चला कि अब्दुल करीम तेलगी की फेक स्टैम्प पेपर बनाने की फैक्ट्री कहाँ थी और अभी तक भी उसके करोड़ों अरबों रुपए का पता भी नहीं चला। उसके बाद गवर्नमेंट ने इस स्कैम को लीगल घोषित कर दिया, क्योंकि 1992 से लेकर 2001 के बीच जो फेक स्टैम्प पेपर बेचे गए थे उनका यूज किसी न किसी कानूनी डॉक्यूमेंट या किसी बिजनेस की डील या लीगल केसों में तो हुआ ही होगा, जिसके कारण यदि इन फेक स्टैम्प पेपर को फेक घोषित कर दिया जाता, जो भी इन फेक स्टैम्प पेपर के द्वारा कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट या बिजनेस की डील हुई होती तो उन सबको फेक माना जाता, जिसके कारण भारत का कानून डगमगा जाता। इसलिए सरकार ने इस स्कैम को लीगल घोषित कर दिया।